Hello students, welcome to online video class. Today we will discuss about Wood Dispatch 8054. प्रीवियस वीडियो क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल था। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट कंपनी के लिए हर 20 इयर्स के बाद एक नया आज्ञा पत्र चार्टर एक्ट जारी करता था। तो 1813 के बाद 1835 में एक नया आज्ञा पत्र जारी करना था, परंतु इस बार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारतीय शिक्षा नीति के संबंध पर विचार करने हेतु एक संसदीय समिति का गठन किया। समिति ने तत्कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली और उसमें कंपनी की भूमिका का गहन अध्ययन किया और उस सब के आधार पर भारत के लिए एक नई शिक्षा नीति तैयार कर उसे संसद में पेश किया गया। इस पर चर्चाएं हुई। इसके आधार पर भारत में एक नई शिक्षा नीति निश्चित की गई और उसे कंपनी के एक नए आज्ञा पत्र से जोड़ दिया गया था। उस समय सर चार्ल्स वुड कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के चेयरमैन थे और उन्होंने 19 जुलाई 1854 को इस शिक्षा नीति की घोषणा की। इसलिए इसे उन्हीं के नाम पर वुड डिस्पैच, वुड घोषणा पत्र कहा जाता है। यह घोषणा पत्र, यह डिस्पैच 100 पेज का एक लंबा डॉक्यूमेंट्स है जिसमें भारतीय शिक्षा और कंपनी के बारे में, उनकी भूमिका के बारे में स्पष्ट शब्दों में वर्णन किया गया है। तो ये वुड डिस्पैच भारतीय शिक्षा के लिए, आधुनिक शिक्षा के लिए एक ऐसी आधारशिला निर्धारित की जिसे भारतीय शिक्षा के संदर्भ में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह बहुत भारतीय शिक्षा को उन्नति के मार्ग की ओर प्रशस्त किया। इसी कारण वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा, महाअधिकार पत्र कहा जाता है। अब हम यहाँ वुड डिस्पैच के विभिन्न एस्पेक्ट्स के बारे में देखेंगे। फर्स्ट है एजुकेशन पॉलिसी 1854 एज डिक्लेयर्ड बाय वुड डिस्पैच। वुड के घोषणा पत्र के द्वारा घोषित शिक्षा नीति 1854। वुड के घोषणा पत्र में भारत की शिक्षा नीति को एक नया रूप दिया गया और उससे शिक्षा नीति को हम निम्न रूप से क्रमबद्ध कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुड डिस्पैच, वुड डिस्पैच की विशेषताएं। तो फर्स्ट हमारा एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एजुकेशन ऑन द गवर्नमेंट, शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी पर। इस शिक्षा नीति में कंपनी शासित भारतीयों की शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य या कंपनी का उत्तरदायित्व निश्चित किया गया। इसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा गया था कि कोई भी विषय हमारा इतना ध्यान आकर्षित नहीं करती जितना कि शिक्षा देने को उन्होंने एक पवित्र कर्तव्य बताया। इस तरह से उन्होंने शिक्षा को बहुत ही इम्पोर्टेंस देते हुए उसे सभी को देने के बारे में एक पवित्र कर्तव्य के रूप में व्यक्त किया। नेक्स्ट है हमारा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक एजुकेशन डिपार्टमेंट, जन शिक्षा विभाग की स्थापना। वुड डिस्पैच में भारत के कंपनी शासित सभी प्रांतों में जन शिक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस की स्थापना की घोषणा की गई। यह भी घोषणा की गई कि इस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी जन शिक्षा निदेशक, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस होगा और इसकी सहायता के लिए शिक्षा उप संचालक, निरीक्षक, सुपरविजन और लिपिकों, कलर्स की नियुक्ति होगी। वर्ष के अंत में इसके प्रत्येक प्रांत को अपने प्रांत की शिक्षा प्रगति की रिपोर्ट देनी पड़ेगी। वुड डिस्पैच की एक विशेषता यह थी कि जन शिक्षा विभाग की स्थापना खोली गई और इस शिक्षा विभाग को सही पूर्वक चलाने के लिए सब सेक्रेटरी, सुपरवाइजर एंड क्लर्क की नियुक्ति की जाएगी और उसका कार्य यह होगा कि वह प्रत्येक एक वर्ष के बाद अपने प्रांत में जो भी शिक्षा में क्या प्रगति हुई, क्या पीछे रह गया, वो सारे का रिपोर्ट उसे पेश करना था।
थर्ड है ग्रांट इन एड सिस्टम, सहायता अनुदान प्रणाली। इस शिक्षा नीति में पहली बार देशी और विदेशी सभी शिक्षण संस्थाओं को बिना धार्मिक भेदभाव की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई और इस आर्थिक सहायता को विभिन्न रूपों में खर्च करने के लिए विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण, अध्यापकों को वेतन और छात्रों को स्कॉलरशिप देने का प्रावधान किया गया। तो इस तरह से जो भी हम शिक्षा की विशेषताएं देखते हैं उसमें है कि शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी सरकार पर, जन शिक्षा विभाग की स्थापना और सहायता अनुदान प्रणाली की शुरुआत की जाती है। सेकंड हम देखेंगे आपका एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, शिक्षा का संगठन। शिक्षा के संगठन के विषय में इस नीति में दो घोषणाएं की गई, टू डिक्लेरेशन की गई। फर्स्ट है हमारा शिक्षा का संगठन 4 स्तरों में विभाजित किया गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन इन 4 लेवल। इस शिक्षा नीति में भारतीय शिक्षा को 4 स्तरों में, जिसमें प्राइमरी, मिडिल, हायर और हायर स्कूल और हाई स्कूल के रूप में बांटने की घोषणा की गई। 4 स्तरों में, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, मिडिल और आपके हाई स्कूल एंड हाई एजुकेशन में बांटने की घोषणा की गई। सेकेंड है हमारा क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिस्टमैटिक स्कूल। इस शिक्षा नीति में शिक्षा के उपयुक्त संगठन के लिए क्रमबद्ध विद्यालयों, जिसमें प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में बांटने की बात की गई। इस तरह से भारत में पहली बार आपके जो पहले से चले आ रही थी कि प्राथमिक और उच्च वर्गों में जो शिक्षा होनी चाहिए, अब उसके लिए विभिन्न स्तरों में शिक्षा को और स्कूलों को बांट दिया गया था, जिसमें आपका प्राइमरी, मिडिल, हायर, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी के रूप में निर्धारित किया गया। अब हम देखेंगे मेन रिकमेंडेशन एंड सजेशन ऑफ वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच के प्रमुख अनुशंसाएं या सुझाव। तो फर्स्ट है हमारा एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का उद्देश्य। वुड डिस्पैच में पहली बार भारतीय शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट किए गए और उन उद्देश्यों को हम निम्न रूपों में देख सकते हैं। फर्स्ट है हमारा मेंटल डेवलपमेंट ऑफ इंडियंस, भारतीयों का मानसिक विकास करना। सेकेंड है टू इंट्रोड्यूस इंडियन टू वेस्टर्न नॉलेज, भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से परिचित कराना। थर्ड है डेवलपिंग मॉरल कैरेक्टर्स ऑफ इंडियंस, भारतीयों का चारित्रिक विकास करना। नेक्स्ट है हमारा राज्य सेवा के लिए सुयोग्य कर्मचारियों को तैयार करना, प्रिपेयरिंग एबल स्टाफ फॉर स्टाफ सर्विस। नेक्स्ट है हमारा भारतीयों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, राइजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इंडियंस। इस तरह से उन्होंने भारतीय शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए गए, जिसमें भारतीयों का नैतिक चारित्रिक विकास के साथ साथ उन्हें पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान कराया जाए और साथ ही साथ आपके उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की बात भी कही गई। नेक्स्ट हम देखेंगे करिकुलम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की पाठ्यचर्या। इस घोषणा पत्र में शिक्षा नीति की पाठ्यचर्या के संबंध में निम्नलिखित घोषणाएं की गई। फर्स्ट हमारा प्राच्य भाषा एवं साहित्य को स्थान, इसमें भारतीयों के लिए प्राच्य भाषा एवं साहित्य के महत्व को स्वीकार किया गया और उन्हें पाठ्यचर्या में उचित स्थान देने की घोषणा की गई। साथ ही यह घोषणा भी की गई कि भारतीय जो प्राच्य भाषा और साहित्य उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। सेकेंड हमारा पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को विशेष स्थान। इस शिक्षा नीति में भारतीयों की भौतिक उन्नति के लिए पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान, वेस्टर्न नॉलेज के एजुकेशन को बहुत ही आवश्यक बताया गया और उसे पाश्चर्या में विशेष स्थान देने पर बल दिया गया। घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा गया कि हम बलपूर्वक यह घोषित करते हैं कि हम भारत में जिस शिक्षा का
प्रसार देखना चाहते हैं वह है यूरोपीय ज्ञान। धार्मिक शिक्षा की सीमित छूट। इस घोषणा पत्र में मिशन स्कूलों में धार्मिक शिक्षा की छूट दी गई और सरकारी स्कूलों में धार्मिक तटस्थता की नीति का पालन किया गया, परंतु साथ ही इन सरकारी स्कूलों में पुस्तकालयों में बाइबिल का रखना अनिवार्य बताया गया। नेक्स्ट है हमारा टीचिंग मेथड। इस घोषणा पत्र में शिक्षा के माध्यम के संबंध में निम्नलिखित घोषणाएं डिक्लेरेशन की गई, जिसमें था कि प्राथमिक शिक्षा का माध्यम देसी भाषाएं और अंग्रेजी होना चाहिए। इस घोषणा पत्र में प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए देसी भाषाओं अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया कि हम भारत के समस्त स्कूलों को फलते फूलते देखना चाहते हैं। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी। घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से यह कहा गया कि उच्च शिक्षा के लिए प्राच्य भाषाएं उपयोगी नहीं है, उनके माध्यम से उच्च शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसके लिए पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा के लिए उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा टीचर। वो डिस्पैच में शिक्षकों के स्तर को लेवल को ऊंचा उठाने की बात की गई और इसके लिए शिक्षकों के वेतन बढ़ाने की बात की गई। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स। वुड डिस्पैच में किसी भी प्रकार के विद्यालय में पढ़ने वाले निर्धन छात्रों को पुअर स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है शिक्षण संस्थाएं, टीचिंग इंस्टीट्यूशंस। इस वुड डिस्पैच में निम्नलिखित शिक्षण संस्थाओं को लेकर घोषणाएं की गई, जिसमें है कि विभिन्न स्तर की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। इस शिक्षा नीति में किसी भी स्तर की शिक्षा व्यवस्था करना कंपनी का उत्तरदायित्व निश्चित किया गया और कंपनी यह अपेक्षा की कि वह आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रकार की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करेगी। व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वोकेशनल स्कूल्स। इस शिक्षा नीति में पहली बार भारतीयों को व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए व्यावसायिक स्कूल खोलने की घोषणा की गई। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालयों की स्थापना। उस समय हमारे देश में उच्च शिक्षा और शोध कार्य हेतु विश्वविद्यालय नहीं थे, लेकिन वुड घोषणा पत्र ने यह घोषणा की गई कि भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए और जिसमें प्राच्य और पाश्चात्य भाषा, साहित्य, विधि और इंजीनियरिंग की शिक्षा विशेष रूप से दी जाए। नेक्स्ट है हमारा मास एजुकेशन, जन शिक्षा। वुड डिस्पैच में जन शिक्षा के प्रसार की घोषणा की गई और इस संबंध में निम्नलिखित 5 डिसीजन लिए गए। फर्स्ट है निश्चय सिद्धांत को निरस्त किया जाता है। शिक्षा केवल उच्च वर्ग के लिए नहीं है, यह सर्वसुलभ कराया जाए। निश्चय सिद्धांत ये था कि जिसके आधार पर जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो उच्च वर्ग के लोगों को उच्च शिक्षा दी जाए। उच्च वर्ग के लोगों को अगर उच्च शिक्षा दी जाती है तो वह निम्न वर्ग के लोगों के पास वो छल कर पहुंच जाती है। नेक्स्ट हम देखते तो ये जो सिद्धांत थी उसका वुड डिस्पैच में अंत किया गया और कहा गया कि शिक्षा केवल उच्च वर्ग के लिए नहीं है बल्कि यह सभी के लिए सुलभ करा जाए। प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों की संख्या में वृद्धि की गई। निर्धन छात्रों को छात्रवृत्तियां दी गई। जन शिक्षा के प्रचार हेतु व्यक्तिगत प्रयास किए गए और भारतीय भाषाओं का विकास किया गया। नेक्स्ट है हमारा विमेंस एजुकेशन। इस घोषणा पत्र में विमेंस एजुकेशन की भी बात की गई और यह स्वीकार किया गया कि भारतीयों का नैतिक और चारित्रिक विकास करने और उनकी भौतिक उन्नति करने के लिए विमेंस एजुकेशन बहुत ही आवश्यक है और इसके विकास हेतु निम्नलिखित घोषणाएं की गई, जिसमें है कि बालिका विद्यालयों को विशेष अनुदान दिया जाए और स्त्री शिक्षा हेतु सहयोग देने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जाए। नेक्स्ट है हमारा मुसलमानों की शिक्षा। इस घोषणा पत्र में यह स्वीकार किया गया कि भारत में हिंदुओं की अपेक्षा मुसलमानों में शिक्षा का प्रसार बहुत कम है और उनकी लोगों में शिक्षा के प्रसार हेतु निम्नलिखित घोषणाएं की गई, जिसमें मुसलमान बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष स्कूल खोले जाए और मुस्लिम बच्चों को स्कूलों की ओर आकर्षित किया जाए। नेक्स्ट हमारा वोकेशनल एजुकेशन।
व्यावसायिक शिक्षा। इस घोषणा पत्र में यह बात स्वीकार किया गया कि भारत में बेरोजगारी को दूर करने के लिए, उद्योगों में कुशल कर्मकारों की पूर्ति करने और भारतीयों की आर्थिक उन्नति करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाए। इसलिए ये दो घोषणाएं की गई, भारत में व्यावसायिक शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाए और शिक्षित व्यक्तियों को उनकी शैक्षिक योग्यता और कार्यकुशलता के आधार पर सरकारी नौकरी दी जाए। नेक्स्ट है हमारा टीचर एजुकेशन। इस घोषणा पत्र में शिक्षा का स्तर उठाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया गया। इस संबंध में जो घोषणाएं की गई वो इस प्रकार है कि भारत में इंग्लैंड के शिक्षक प्रशिक्षण की तरह शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। यह शिक्षण समान शिक्षकों, विधि शिक्षकों और चिकित्सा शिक्षकों के लिए अलग अलग होगा और शिक्षकों को प्रशिक्षण काल में ही छात्रवृत्तियां देने की व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट हमारा रिलीजियस एजुकेशन, धार्मिक शिक्षा के संबंध में इसमें एक और धार्मिक तटस्थता की नीति अपनाई गई और दूसरी ओर मिशन स्कूलों को धर्म शिक्षा देने की पूरी तरह से छूट दी गई और सभी सरकारी स्कूलों में बाइबल का रखना अनिवार्य बताया गया। अब हम देखेंगे इवैल्यूएशन ऑफ वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच का मूल्यांकन, तो इसका मूल्यांकन हम इसके गुण और दोषों के आधार पर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेरिट्स ऑफ वुड डिस्पैच। अगर देखा जाए तो वुड डिस्पैच में ऐसे बहुत सारी तथ्य जो थे वो आज की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंस है। जो इम्पोर्टेंस है उसको हम उसके गुण के रूप में देख सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एजुकेशन ऑन द गवर्नमेंट, शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार पर। भारत के इतिहास में प्रथम बार ऐसा यह हुआ कि शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। आज की परिस्थितियों में तो यह अति आवश्यक है। आज भी हम देखते हैं कि शिक्षा पर राज्य का उत्तरदायित्व सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग की स्थापना। जब शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का उत्तरदायित्व होगा तो जाहिर सी बात है कि इस उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए राज्य शिक्षा विभाग भी होना आवश्यक है। वुड घोषणा पत्र में पहली बार उसके प्रांत में जल शिक्षा विभाग की स्थापना कर यह दूसरा बड़ा कदम था जो इसका सबसे बहुत बड़ा इसका मेरिट भी था। तो इसमें हम देखते हैं कि जल शिक्षा विभाग का विस्तृत रूप से घोषणा कर और शिक्षा की व्यवस्था सही ढंग से की जा सके, इसलिए जल शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। थर्ड है सहायता अनुदान प्रणाली का शुभारंभ, इनिशिएटिव ऑफ ग्रांट इन एड सिस्टम। वुड डिस्पैच की एक सबसे बड़ी विशेषता या गुण यह है कि इस शिक्षा नीति में सहायता अनुदान प्रणाली की शुरुआत की गई, जिसमें शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर ध्यान व्यय करने की तथा अनुदान देने की बात की गई। निर्धन छात्रों को छात्रवृत्तियां देने का प्रावधान, इतने कम साधन होते हुए भी उस समय निर्धन जो गरीब स्टूडेंट थे उनको स्कॉलरशिप देने का प्रावधान किया गया। शिक्षा का संगठन मनोवैज्ञानिक स्तरों में तो देखते हैं कि जैसे प्री प्राइमरी, मिडिल, हायर स्कूल और हाई एजुकेशन और कॉलेज और यूनिवर्सिटी, इन सारे तरह की शिक्षा स्तरों की बात की गई, जिसके आधार पे हम बोल सकते हैं कि शिक्षा के वैज्ञानिक संगठन की बात इसमें की गई। फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिस्टमैटिक स्कूल, क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना, जिसमें प्राइमरी, मिडिल, हायर स्कूल और आपके कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सिस्टमैटिक स्कूल की बात की गई। फिर है इम्फेसिस ऑफ मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑफ इंडियंस, भारतीयों का नैतिक और चारित्रिक विकास पे बल दिया गया। इस घोषणा पत्र का एक प्रमुख उद्देश्य भारतीयों का मानसिक विकास करना था, भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से परिचित कराना, भारतीयों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना कर भारतीयों का नैतिक और चारित्रिक विकास करना था, जिससे सुयोग्य कर्मचारी तैयार हो सके, जो कि हमारी ऐसा यह उद्देश्य निर्धारित किया गया था जो हमारी संस्कृति की पहचान है और जिसके आधार पर हम अपने देश को स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़े, देश की स्वतंत्रता के लिए हम आगे बढ़ पाए। तो इसलिए वो भारतीयों का
शिक्षा के उद्देश्य में नैतिक और चारित्रिक विकास करने पर बल दिया। फिर है एम्फेसिस ऑफ नॉलेज ऑफ ऑन वेस्टर्न नॉलेज, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के ज्ञान पर बल देना। इस घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि हम बलपूर्वक यह घोषित करना चाहते हैं कि भारत में हम जिस शिक्षा प्रणाली का प्रसार देखना चाहते हैं वह है यूरोपीय ज्ञान। तो इस तरह से वह भारतीयों के हित में रहा और इसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसको एक तरह से वुड डिस्पैच का मेरिट्स के रूप में देखना चाहिए। फिर है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालयों की स्थापना। बौद्धकालीन विश्वविद्यालयों को मुस्लिम शासकों ने बहुत पहले ही नष्ट करवा दिया था। अब देश में विश्वविद्यालय के स्तर की कोई संस्था नहीं थी। इस घोषणा पत्र में भारत में विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई। उस समय सर्वप्रथम 1857 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज देश में बहुत सारे विश्वविद्यालयों को स्थापित किया जा चुका है। नेक्स्ट इसका अगर मेरिट देखते हैं तो वह है द एंड ऑफ फिल्ट्रेशन थ्योरी एंड एम्फेसिस ऑफ मास एजुकेशन, निश्चय नियंत्रण सिद्धांत की समाप्ति और जन शिक्षा पे बल। मैकॉले के सुझाव पर लॉर्ड विलियम बेंटिंग और उसके बाद लॉक ऑकलैंड ने जिस भेदभाव निश्चय नियंत्रण सिद्धांत को स्वीकार दी थी, इस घोषणा पत्र में उसे निरस्त कर दिया गया और शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की बात की गई। आज के दृष्टि से हम देखें तो भारत में यह पहली आवश्यकता के रूप में है। नेक्स्ट है एम्फेसिस ऑफ वीमेंस एजुकेशन। न्यू डिस्पैच में सबसे पहले आपके इसी शिक्षा को इम्पोर्टेंस देते हुए इसी शिक्षा पे फोकस किया गया और उसके लिए स्कूल और विद्यालयों की स्थापना की गई। साथ ही साथ इसी शिक्षा के संदर्भ में जो भी कार्य कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन देने की बात की गई। नेक्स्ट है एम्फेसिस ऑफ मुस्लिम एजुकेशन, मुसलमानों की शिक्षा पर बल। उस समय मुसलमान बच्चे अंग्रेजी शिक्षा की ओर कम आकर्षित हो रहे थे। अंग्रेजों ने इस बात को समझा और इस शिक्षा नीति में यह घोषणा की कि मुसलमानों की शिक्षा के लिए अतिरिक्त प्रबंध किए जाए। यदि ईमानदारी से देखो तो यह स्थिति आज भी बनी है और सरकार इस पे ध्यान दे रही है। आज भी मुस्लिम वर्ग के जितने भी स्टूडेंट हैं उन्हें प्रॉपर वे में शिक्षा देने के लिए उचित प्रबंध किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है एम्फेसिस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। इस घोषणा पत्र में अंग्रेजों ने पहली बार यह स्वीकार किया कि भारतीयों की आर्थिक उन्नति के लिए उन्हें वोकेशनल एजुकेशन देना अति आवश्यक है। इस घोषणा नीति के आधार पर इस शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की गई जिसपे रोजगार परक शिक्षा पर बल दिया गया। नेक्स्ट है हमारा एम्फेसिस द अरेंजमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन, शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था। यूँ तो उस समय तक इस देश में मिशनरियों द्वारा 1-2 शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय खोले जा चुके थे, लेकिन उनमें प्रशिक्षण दिया जाता था वह अपने प्रकार का था। लेकिन इस शिक्षा नीति में यह घोषणा की गई कि शिक्षा का स्तर उठाने के लिए इंग्लैंड में जिस तरह से शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है उसी तरह से भारत में भी शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाए और इसके लिए विद्यालय खोले जाए। आज भी हम देखते हैं कि शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए विभिन्न तरह के विद्यालय और महाविद्यालय कॉलेज खोले गए हैं जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों प्रकार के शामिल हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप देख लीजिए जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज ग्रेजुएट है, फिर DBMS है और श्रीनाथ कॉलेज है। ये सारी विद्यालय महाविद्यालयों के द्वारा आपके शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाया जा रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे डीमेरिट्स ऑफ वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच की बहुत सारी ऐसे पक्ष है जो आज की दृष्टि से देखें तो वो बहुत गलत थी, निरर्थक थी, तो उसे हम वुड डिस्पैच की दोष ही कह सकते हैं। जिसमें हमारा फर्स्ट है अंडर द कंट्रोल ऑफ द एजुकेशन कंपनी, शिक्षा कंपनी ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में। उत्तरदायित्व और अधिकार तो एक सिक्के के दो पहलू हैं। जब शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का कंपनी का उत्तरदायित्व घोषित हुआ तो उस पर उसका नियंत्रण होना स्वाभाविक था और वे ईमानदारी से भारतीयों के हित में क्यों सोचते। मतलब अंग्रेज जो भी अगर शिक्षा के लिए इतने सारे कदम उठाए तो उसमें उनका फायदा था। वो शिक्षा की व्यवस्था अपने शासन व्यवस्था
को सही तरह के तरीके से चलाने के लिए कर्मचारियों के लिए शिक्षा का प्रावधान करने के पक्ष में थे। इसलिए वो शिक्षा की व्यवस्था जो की है उस पर जो वो कंपनी के नियंत्रण में था, और वही क्षेत्रों में वो शिक्षा की व्यवस्था करते थे जो कंपनी शासित क्षेत्र थे। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा के क्षेत्र में लाल फीताशाही का श्री गणेश। शिक्षा विभाग की स्थापना का अर्थ लाल फीताशाही का श्री गणेश था। फिर भी उस शिक्षा विभाग में उच्च पदों पर तो अंग्रेज ही नियुक्त होते थे और कनिष्ठ पदों पर अंग्रेज भक्त। इनसे सामान्य व्यवहार की अपेक्षा किस तरह से की जाए, कैसे की जाए, यह कहना बहुत ही सही नहीं होगा। मतलब वो अगर शिक्षा विभाग की स्थापना करते हैं तो उसके उच्च पदों पे सिर्फ आपके अंग्रेज अधिकारी ही नियुक्त होते थे और कनिष्ठ पदों पे आपके अंग्रेज भक्त। तो इस तरह से उन्होंने जो शिक्षा विभाग की स्थापना की अपने फायदों को देखते हुए की। नेक्स्ट है हमारा सहायता अनुदान की कठोर शर्तें। स्ट्रिक्ट कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ एड। सहायता अनुदान प्रणाली की शुरुआत तो एक बहुत अच्छा कदम था, परंतु इसको प्राप्त करने के लिए विद्यालयों को अनेक शर्तें पूरी करनी होती थी और वह इतने अधिक कठोर थे कि जो प्राच्य विद्यालय थे उसका कम ही लाभ उठा पाते थे। इसलिए हम देखते हैं कि जो अनुदान सहायता प्रणाली की शुरुआत की गई थी उसके जो नियम थे वो बहुत ही कठोर थे और वो प्राच्य विद्यालयों द्वारा उसका ये करना स्वीकार करना में वो असमर्थ होते थे। नेक्स्ट है शिक्षा का मूल उद्देश्य पश्चात सभ्यता संस्कृति का विकास करना। जो भी एजुकेशन का बेसिक आपके ऑब्जेक्टिव थे वो था कि वेस्टर्न नॉलेज पे फोकस का डेवलपमेंट कराना था। तो इसे हम देखते हैं कि यह भी वुड डिस्पैच का एक बहुत बड़ा डिमेरिट था कि वो शिक्षा में की जो नीति पालन की थी उसमें शिक्षा के जो उद्देश्य निर्धारित किए थे उसमें सबसे पहले उन्होंने पाश्चात्य सभ्यता के ज्ञान विज्ञान पर अत्यधिक बल दिया था। फिर है कि शिक्षा की पाठचर्या में पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को अधिक महत्व देना। हम देखते हैं कि हर जाति को अपनी भाषा, अपने साहित्य, अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति श्रेष्ठ लगती है। तब अंग्रेजों को अपनी भाषा, अपनी साहित्य और अपने ज्ञान विज्ञान को श्रेष्ठ समझना स्वाभाविक था, परंतु उन्हें इतना तो ध्यान रखना चाहिए था कि भारतीयों के लिए क्या श्रेष्ठ है, क्या सही है, क्या सही नहीं है। इसका दूरगामी प्रभाव यह रहा कि भारतीयों में हिंसा की भावना विकसित हो गई, जिससे वे अभी तक नहीं निकल पाए हैं। आज भी बहुत से लोगों को देखिएगा कि जिन्हें इंग्लिश नहीं आती वो अपने आप को बहुत हीन समझते हैं। तो ये जो हीन भावना से लोग ग्रसित है तो ये अंग्रेजों के कारण ही हुए हैं। उन्होंने ही भारतीयों में ऐसी हीन भावना का संचार किया है। नेक्स्ट है हमारा उच्च शिक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी। वुड डिस्पैच में यह घोषणा की गई कि जो भी उच्च शिक्षा दी जाए उसका जो माध्यम होगा वो इंग्लिश मीडियम होगा। तो इससे हम देखते हैं कि आज भी इस प्रणाली को अपनाया गया है कि उच्च शिक्षा देने का जो प्रावधान है वो इंग्लिश मीडियम के द्वारा, तो यह सही नहीं है क्योंकि हर संस्कृति की अपनी भाषा होती है, वे उसी भाषा के अनुरूप शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। तो वुड पैच में प्राच्य भाषाओं और अंग्रेजी दोनों को शिक्षा माध्यम बनाने की बात कही गई थी, लेकिन पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को प्राच्य भाषाओं में अनुवाद करने की बात भी कही गई थी, परंतु उस शिक्षा के माध्यम सिर्फ अंग्रेजी को ही रखा गया था। परिणामतः उस समय जो सामान्य वर्ग के बच्चे थे वो उच्च शिक्षा से वंचित रह गए। तो इससे हम देखते हैं कि उच्च शिक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी होने से जो सामान्य वर्ग के बच्चे थे वो उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते थे। फिर नेक्स्ट है बाइबिल मैंडेटरी इन गवर्नमेंट स्कूल्स। सरकारी स्कूलों में बाइबिल का होना अनिवार्य। इस शिक्षा नीति में धार्मिक
शिक्षा नीति के बारे में कोई बात नहीं कही गई थी, उसके लिए तटस्थता की नीति अपनाई गई थी। परंतु एक बात यह भी रखी गई थी कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं सभी में बाइबल, सभी गवर्नमेंट स्कूल के लाइब्रेरी में आपके बाइबल का रहना कंपलसरी बताया गया था, जो कि अगर देखा जाए तो इसमें उनका जो इरादा था अंग्रेजों का हुआ था कि वह ईसाई धर्म को अपना सके। नेक्स्ट है हमारे ईसाई मिशनरियों को अपने स्कूलों में धर्म शिक्षा देने की छूट। ईसाई मिशनरियों की मांग पर इस शिक्षा नीति में उन्हें धार्मिक शिक्षा देने की छूट दी गई, परंतु इसकी हिदायत के साथ ही किसी भी धर्म की शिक्षा जबरन रूप से नहीं दिया जाए। यह अगर बात की तो यह दुविधा वो बात थी, एक तरफ उन्होंने शिक्षा धार्मिक शिक्षा देने की बात नहीं करते हैं और दूसरी तरफ ईसाई मिशनरियों को अपने स्कूलों में धर्म शिक्षा देने की छूट दी गई थी। तो उनका जो यह सुझाव था या जो सजेशन था वो दुविधापूर्ण था। नेक्स्ट हमारा इंग्लिश मैंडेटरी फॉर गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरियों हेतु अंग्रेजी जानना आवश्यक। इस घोषणा नीति में इस वुड डिस्पैच में यह घोषणा की गई थी कि जो भी कैंडिडेट हैं उनकी गवर्नमेंट जॉब के लिए उन्हें इंग्लिश जानना आवश्यक है। सरकारी नौकरी में उन्हें ही प्रेफरेंस दिया जाएगा, परंतु वास्तव में इसका आशय अंग्रेजी के ज्ञान की अनिवार्यता से था। मतलब उन्होंने जो यह नियम निकाला था कि सरकारी नौकरी हेतु अंग्रेजी जानना आवश्यक है, तो उनका इस नीति के पीछे उनका यह कारण था कि लोग अंग्रेजी के ज्ञान को अनिवार्य रूप से ग्रहण करें, और ऐसा हुआ भी। बहुत से लोग अंग्रेजी को सीखे ताकि हमें सरकारी नौकरी और उच्च पदों पे पद हासिल हो सके। बहरहाल भारतीय की दृष्टि से यह नीति का एक दोष था। तो इसमें हम देखते हैं कि वुड डिस्पैच में बहुत सारे मेरिट्स भी थे और बहुत सारे डीमेरिट्स भी थे। आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि वुड घोषणा पत्र में निहित शिक्षा नीति का भारतीय शिक्षा पर क्या प्रभाव या योगदान रहा। कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी एज डिक्लेयर्ड बाय वुड डिस्पैच इन इंडियन एजुकेशन। अगर देखा जाए तो वुड के घोषणा पत्र में निहित शिक्षा नीति का भारतीय शिक्षा पर जो प्रभाव पड़ा वो बहुत ही व्यापक रूप से पड़ा। जो प्रभाव पड़ा वो तत्कालीन था और दीर्घकालीन। एक था इमीडिएटली और दूसरा था लॉन्ग। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो तत्कालीन प्रभाव था उसमें था कि 1856 तक सभी प्रांतों में शिक्षा विभागों की स्थापना हो गई थी। सभी प्रांतों में सहायता अनुदान प्रणाली का शुभारंभ हो गया था। सभी स्तर के स्कूल और कॉलेजों की स्थापना हो गई थी और 1857 में कलकत्ता और बम्बई में अनेक विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। अगर उसके दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखते हैं तो वो है कि शिक्षा पर राज्य का उत्तरदायित्व होता है, शिक्षा राज्य के नियंत्रण में आ जाती है, सहायता अनुदान प्रणाली की शुरुआत होती है, शिक्षा का विभिन्न स्तरों में विभाजन होता है, शिक्षा के उद्देश्य समय की मांग के अनुसार है, शिक्षा की पाठचर्या में पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का वर्चस्व रहा, उच्च शिक्षा में कृषि इंजीनियरिंग चिकित्सा शिक्षा का माध्यम जो था वो इंग्लिश था, क्रमबद्ध विद्यालयों की निरंतरता थी, जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और शिक्षा में प्रगति हुई, प्रोग्रेस ऑफ मास एजुकेशन, विमेंस एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन एंड टीचर एजुकेशन। फिर है तो इस तरह से हम देखते हैं कि आगे जो दीर्घकालीन जो प्रभाव भारतीय शिक्षा पे पड़ी उसमें सबसे पहले था कि आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एजुकेशन ऑन द गवर्नमेंट, फिर सहायता अनुदान प्रणाली की शुरुआत होती है, वेरियस लेवल्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का विभिन्न स्तरों में बंटवारा होता है, शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं वो समय के मांग के अनुसार होती है। आज जो समय की मांग के अनुसार है कि हमें वेस्टर्न नॉलेज से अवेयर होना है, तो यह भी शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य था कि पाश्चात्य ज्ञान से उन लोगों को जानकारी मिले।
जो आज भी हम देखते हैं कि इंग्लिश मीडियम से ही जो भी इंजीनियरिंग के फील्ड में हो या एग्रीकल्चर हो या के मेडिकल में, सभी में जो मीडियम है, मीडियम ऑफ एजुकेशन जो है वो इंग्लिश है। तो ये सारे जो शिक्षा में ये सारे जो तथ्य प्रचलित है वो डिस्पैच के कारण है। तो इस हम देखते हैं कि वो डिस्पैच जो है वो भारत का पहला ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसने सरकार की शिक्षा नीति की योजना की पूरी रूपरेखा तय की और जिसके आधार पर भारतीय शिक्षा प्रणाली की आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शिलालेख है और यह आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव इसी ने धरी। तो इस तरह इसने इसके बहुत सारे देन हैं जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली, आधुनिक शिक्षा प्रणाली को बहुत आगे तक ले जाती है, जिसमें है आपका मास एजुकेशन पे फोकस किया गया था, मुस्लिम एजुकेशन पे, वुमेन्स एजुकेशन पे, वोकेशनल एजुकेशन पे, टीचर एजुकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एजुकेशन, शिक्षा के लिए उत्तरदायित्व राज्य सरकार। तो इन सभी गुणों के कारण इसे भारतीय शिक्षा प्रणाली की नींव माना जाता है। जेम्स के शब्दों में इसने इस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा के इतिहास में चरम बिंदु के रूप में बताया है और उसे भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र, मैग्ना चार्टर ऑफ इंडियन एजुकेशन के रूप में व्यक्त किया है। मतलब यह मैग्ना कार्टा है इंडियन एजुकेशन के लिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वो डिस्पैच जो है वो भारतीय आधुनिक शिक्षा प्रणाली के लिए नींव की आधारशिला उसने निर्धारित की। इस तरह वो डिस्पैच शिक्षा के कारण ही भारत में शिक्षा पर राज्य का उत्तरदायित्व हुआ, सहायता अनुदान प्रणाली की शुरुआत हुई। इस तरह हम वो डिस्पैच को भारतीय शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में व्यक्त कर सकते हैं। आई होप कि आज आप लोगों को यह वीडियो क्लास समझ में आया हो। प्लीज़ जिन्हें नहीं समझ में आया हो डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू।